गुड मॉर्निंग। आज मैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर का डी आज मैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर का क्या नाम है वो क्या एंटी ट्यूबुलर ड्रग में आपको एथेनब्यूटाल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होता है उसके अंदर आता है। ट्यूबरकुलोसिस में मैंने क्या बताया था आपको कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। उसमें क्या होता है कि जो होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो उसी में बताया था आपको मैंने कि इसके सिम्टम्स बताए थे कि फीवर होता है, कफ होता है आपको, और क्या कहते हैं स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा। तो उसी उसी के क्लासिफिकेशन में दो तरह का बताया था मैंने। फर्स्ट लाइन ड्रग बताया था। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सा आता है आपका आइसोनियाजाइड हो गया, आपका पैराजिनामाइड हो गया, रिफेम्पसिन हो गया, एथेम्ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटॉल हो गया, एथेम्ब्यूटॉल। उसी में आपको फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है उसकी क्या होती है, जो एफिकेसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है और उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। तो इसी में मैंने बताया था आपका चार ड्रग बताया था। आइसोनियाजाइड, दूसरा पैराजिनामाइड, आपको दूसरा रिफेम्पसिन, रिफेम्पसिन, और तीसरा बताया था आपका पैराथिनाजोनामाइड। तीसरा आपका ड्रग जो बताया था आपका होता है आपका पैराजिनामाइड। और चौथा बताया था एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल और लास्ट था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो डिप्लोमा में यूनिट चैप्टर 4 का ये है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में ये आपके फर्स्ट क्लास में आता है आइसोनियाजाइड, रिफेम्पसिन, पैराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसके बारे में मैंने आइसोनियाजाइड के बारे में बता दिया था, इसके स्ट्रक्चर बताया था, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इसका यूज़ क्या क्या होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है ये। और ये रिफेम्पसिन के बारे में बता दिया था, पैराजिनामाइड भी बता दिया था। आपको पढ़ाना एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करने का तरीका, हाफ बेंजीन रिंग बनाइए। यहाँ पे क्या होगा OH, एक OH को ऐसे लगा दीजिए। फिर इससे क्या जुड़ना है हमको, NH। यहाँ पे आपका N होगा, इससे क्या जुड़ जाएगा H, ठीक है। फिर उसके साथ CH2 फिर इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है CH2 के साथ। फिर क्या होगा आपका NH, यहाँ पे भी क्या होगा CH2 से एक NH यहाँ पे जुड़ेगा एमाइड ग्रुप। फिर MH से क्या होगा आपका, फिर आपका हाफ ये
ये बन के OH, मतलब इससे आप ये OH आपका आप वहाँ पे या तो ऐसे दिखा दो या इसको स्ट्रक्चर पीस को हटाओ, ये आपका OH यहाँ पे, और ये आपका हाफ रिंग। ठीक है, ये आपका ये आपका स्ट्रक्चर इसका बन गया एथम ब्यूटॉल का। एथम ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर में क्या है, ये CH2 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 के साथ CH2OH, फिर क्या है NH, फिर CH2 CH2 NH, फिर क्या है CH2 CH2, और ये क्या है CH3 और OH। मतलब ये इसको एक तरह से याद करने का तरीका क्या है, जैसे ये बेंजीन रिंग यहाँ के ऐसे कर दो, ऐसे करके यहाँ पे बेंजीन रिंग पूरी हो जाती है, तो क्या होगा कि आपका इसमें कितना है आपका बस CH2 CH2 CH2, यानी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। तो ये आपका एथम ब्यूटाल का स्ट्रक्चर है। एथम ब्यूटाल के स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों तरफ OH है और एमाइड वाला ग्रुप है। ठीक है, तो एथम ब्यूटाल, तो एथम ब्यूटाल का 1 2 3 4, तो क्या दोनों तरफ CH2 CH2 ग्रुप लगा है, और एथम ब्यूटाल और ब्यूटाल मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन है। एथम ब्यूटाल का ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो ये क्या होता है, वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। इसकी प्रॉपर्टी से एथम ब्यूटाल के स्ट्रक्चर में क्या है, एक तरह से देखो तो हाफ बेंजीन रिंग तरह का है ये स्ट्रक्चर, ये उसमें क्या है ना, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो आप चाहो तो इस तरह याद करने का तरीका है, लेकिन क्या है आपका है CH2 CH2 CH2, फिर CH2 OH ऐसे लगा हुआ है, फिर इसके साथ एमाइड ग्रुप जो एक इधर बनाओ ऐसे, फिर उसके साथ एमाइड जुड़ो, फिर CH2 CH2 के साथ एक एमाइड ग्रुप, फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2 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 OH। तो आपका ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एथम ब्यूटॉल का। एथम ब्यूटॉल जो होता है क्या होता है, ये हीट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका एथम ब्यूटॉल का। एथम ब्यूटॉल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या होगा, ये कि जो आपका एथम ब्यूटॉल होता है ये हीट स्टेबल होता है, मतलब हीट में क्या होगा, ये स्टेबल होता है। दूसरा क्या होता है कि ये सिंथेटिक और वाटर सॉल्युबल होता है। तो पहला पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल। ठीक है, दूसरा क्या होता है पॉइंट, हीट स्टेबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है कि जब इसको डिस्पेंस करते हैं डाईहाइड्रोक्लोराइड साल्ट में, ये डिस्पेंस हो जाता है कब, डाईहाइड्रोक्लोराइड साल्ट में। मतलब कि जब डिस्पेंस किसमें होता है, डिस्पेंस इन डाईहाइड्रोक्लोराइड साल्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका कि इसका नेचर क्या होता है, जो आपका इथेन ब्यूटॉल होता है तो उसका क्या नेचर था, कुछ का था बैक्टीरियोसाइडल के तरह एक्ट कर रहा था, कोई ड्रग था, मतलब उसके क्या कह रहा था कि उसको बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था। इथेन ब्यूटॉल का काम क्या होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स का तरह काम करता है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। तो चाहो तो चौथा पॉइंट लिख सकते हो, चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या बताया था, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। जब ग्रोथ को ही रोक देगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा, तो वो अपने आप ही किल हो जाएगी वो। फिर क्या करता है ये कि जो आप ये रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। एक और नेचर इसका है, डेवलप 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 डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंट को डेवलपमेंट करने में क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल, मतलब रेजिस्टेंट को ये डेवलप करता है। तो फिर क्या कर रहा है ये, इसका और क्या प्रॉपर्टी है कि इसको कैसे दिया जाता है, जो एथम ब्यूटाल है किसके साथ दिया जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जो आपका एथम ब्यूटाल का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर नियर अबाउट हाफ बेंजीन रिंग की तरह मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता। याद करने का तरीका बताया, मतलब इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ऐसे याद करो। एथम ब्यूटाल में क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 OH ग्रुप होगा, 2 OH ग्रुप होगा, ठीक है, 2 आपका एमाइड ग्रुप होगा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि हाफ बेंजीन रिंग इधर बनाओ और उसके साथ एक OH जोड़ो, फिर NH के साथ, NH के साथ 2 NH होगा, फिर उसके साथ हाफ बेंजीन रिंग वाला जोड़ दो स्ट्रक्चर, तो आपका एथेन ब्यूटाल का स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर मैंने इसका बताया था कि जो होता है हीट स्टेबल होता है इसका, जो आपका एथेन ब्यूटाल होता है। एथेन ब्यूटाल किस किस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था। फर्स्ट लाइन का ड्रग जो होता है इसको, वो हाई एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी होती है और टॉक्सिसिटी कम होती है, मतलब उसमें क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी हाई होती है और क्या कहते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी कम होता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में मैंने 4 ड्रग बताया था, पहले 5 ड्रग बताया था, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल, रिफेम्सिन और आपका स्टेप्टोमाइसिन। तो 2 तो बता दिया था, 3, तीसरा आपका था ये क्या, एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। फिर उसकी प्रॉपर्टी में तो लिख सकते हो, पहला प्रॉपर्टी कि ये हीट स्टेबल होता है, ये क्या होता है, सिंथेटिकली ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक के नेचर का होता है। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंट को ये डेवलप करता है। और भी इसमें लिख सकते हो कि इसको, ये एथम ब्यूटाल को किसके किसके साथ दिया जाता है, आपका आइसोनियाजाइड के साथ, और किसके साथ दिया जाता है, पैराजिनामाइड के साथ, और रिफेम्सिन के साथ। तो इन सारे के कॉम्बिनेशन में इसको देते हैं, ठीक है। तो इथेम्ब्यूटॉल को दिया जाता है। तो आपका इथेम्ब्यूटॉल का हो गया। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस तरह मैंने बताया था कि आइसोनियाजाइड जो था कैसे मैकोलिक एसिड के क्या कर रहा था, सिक्रीशन को क्या कर रहा था, इनबिट कर दे रहा था, रोक दे रहा था, जिससे क्या होता है, मैकोलिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए बहुत जरूरी होता था, जिससे उसको सेल वॉल की ग्रोथ हो नहीं पाता, बैक्टीरिया क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली डेथ कर जा रहा था। तो इसी तरह इसका भी क्या है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। कि कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
जो आपका एराबिनोसिल, जो आपका एराबिनोसिल, जो क्या कहते हैं, एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज, जो एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज आपके एंजाइम होती है, ठीक है। जो आपका एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स होती है, तो वो क्या करती है, आपके बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी सेल वॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो क्या करता है, जो एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। मैकोलिक एसिड जो होता है आपको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये एंजाइम्स को हम इनहिबिट कर देंगे, एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को ही हम इनहिबिट कर देंगे, तो आपका मैकोलिक एसिड बनेगा नहीं। जब मैकोलिक एसिड बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल ही नहीं ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया का ऑटोमेटिक डेथ हो जाता है। तो ये एंजाइम थोड़ा अलग है, इसको याद करिएगा, एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज। तो ये जो एंजाइम्स होता है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब यही एंजाइम्स को हम इनहिबिट कर देते हैं, एथम्ब्यूटॉल क्या करता है, इसी एंजाइम पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मान लीजिए जो एथम्ब्यूटॉल है, ठीक है, एथम्ब्यूटॉल ड्रग है, यहाँ से ये क्या करेगा, आपके जो एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज, जो ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स है, तो उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जिससे क्या होगा, आपके वो क्या कहते हैं, आपके जो मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा, रुक जाएगा। जिससे क्या होगा, सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल का क्या होगा, सेल वॉल में पाया जाता है, उसके ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। जिससे बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया की किल हो जाएगी। मतलब बैक्टीरिया का जब ग्रोथ ही रुक जाएगा, मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन है, मैकोलिक एसिड बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तब जब बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है मैकोलिक एसिड, तभी क्या होगा कि बैक्टीरिया को क्या ग्रोथ को रोक देता है। तो ये किस तरह मैकोलिक एसिड को डायरेक्ट नहीं रोक रहा है, मैकोलिक एसिड के जो मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है एंजाइम्स, जो पार्टिसिपेट ले रहा है, कौन सा, एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज, उसी को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। एग्जाम में पूछता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एथम्ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर चाहो तो आप मैंने जो बताया वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो एक और स्ट्रक्चर है ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ऐसे करके। फिर आपका ये यहाँ पे NH चाहो तो इसको नीचे दिखा सकते हो, NH, और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं OH चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। फिर इस तरह भी ये CH2, फिर यहाँ पे OH आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। फिर इसको OH यहाँ पे भी दिखा सकते हो। फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, या चाहो तो इस तरह भी दिखा दो। ये भी इसका एथम्ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर है, CH2, फिर एक CH2 से NH जुड़ा हुआ है, फिर एक CH2, ये सब CH2 है, ये CH2 है, यहाँ भी CH2 है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर एक CH2OH यहाँ पे है, फिर NH जुड़ा है, फिर ये भी CH2 है, ये भी CH2OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर CH2 और CH2।
ठीक है। ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर है CH3 का लास्ट, ये सारे इसके स्ट्रक्चर है। तो क्या है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी याद है। ज्यादा यहाँ पे ऐसे ये एथेन ब्यूटान का स्ट्रक्चर है से, तो देखो देख लेना, जैसे आपको याद हो वैसे याद। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, एक हाफ बेंजीन करके इस तरह भी समझाया और ऐसे भी बता दिया। जहाँ ये फोल्ड है जैसे ऐसे है, यानी ये सब क्या है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, कार्बन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। फिर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया इसका। फिर इसका हम आते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या, तो ऐसे भी देख, मैंने एक तरह से बताया है। प्रॉपर्टी इस तरह भी हो सकते हैं, वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो एथेन ब्यूटाल होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये ऑर्डरलेस होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये जो एथेन ब्यूटाल होता है ऑर्डरलेस होता है। और क्या, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी, इस तरह के और प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि चाहो तो उसमें भी लिख सकती हो कि बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, हीट स्टेबल होता है, जो मैंने पहले बताया था। ऐसे सिंथेटिकली वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये क्या है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है इसका, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा इसका। फिर क्या कह रहा है आपका कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मैंने बताया था, हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जैसे ही आप उसको रखोगे तो मॉइस्चर को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या होगा कि मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इन्वायरमेंट के कांटेक्ट, जैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है आपका, 3 तो हो गया, वही है सिंथेटिक वाटर, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, जो मैंने बताया था, वाटर सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, इट इज सॉल्युबल, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज soluble in वाटर एंड एल्कोहल। मतलब ये जो आपका एथेन ब्यूटान है, किसमें किसमें सॉल्युबल होता है, वाटर और एल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है। और किसमें किसमें इनसॉल्युबल होता है, ये भी दिमाग में जब वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, किसमें किसमें ये इनसॉल्युबल होगा, क्लोरोफॉर्म और ईथर में। चाहो तो आप पॉइंट बढ़ाने के लिए और भी लिख सकते हैं, इट इज इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। मतलब कि जो आपका एथेन ब्यूटॉल है वो किसमें किसमें सॉल्युबल है, अल्कोहल और वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल किसमें किसमें है, आपके क्लोरोफॉर्म और ईथर में। तो ये सारे पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो आपके ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी बताया आपको, वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल आपका होता है किसमें किसमें, वाटर में सॉल्युबल, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल किसमें होता है, क्लोरोफॉर्म में और ईथर में। फिर मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि जो ये होता है आपके एथेन ब्यूटाल होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि जैसे हम इन्वायरमेंट में रखेंगे, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया
कि आपका ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई इसमें नहीं, कोई इसमें गंध नहीं होगी। और लेकिन टेस्ट इसका क्या होता है, बिटर, कड़वा कड़वा टेस्ट होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर इसका आता है ब्रांड नेम। क्या क्या ब्रांड नेम भी मार्केट में मिलता है, तो लिख नहीं रहा सही से। ठीक है, तो आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर हो गया। सिस्टमेटिक देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया मैंने कि इसमें दिमाग में रखो, एथन ब्यूटाल आते हैं, उसमें दो हाइड्रोक्सी ब्यूटॉल, ऑल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो दो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है और दो उसमें क्या है आपका एमाइड वाला NH2 वाला ग्रुप है। फिर वो स्ट्रक्चर बना देना। फिर मैंने बताया आपका स्ट्रक्चर के बाद इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी बताया, उसी में बताया बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर क्या होता है। तो फिर मैंने बताया आपका तीसरा पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने बताया कि ये थोड़ा अलग है, मैकोलिक एसिड को डायरेक्ट नहीं इनहिबिट करता है, मतलब वो नहीं करता फॉर्मेशन को, मैकोलिक एसिड के फॉर्मेशन को नहीं रोकता है। उसके एंजाइम, जैसे मैकोलिक एसिड का जो फॉर्मेशन का तो कैसे बनता है, एक एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है मैकोलिक एसिड बनाने में, तो उस एंजाइम जो आपका होता है उसी को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। कौन सा एंजाइम होता है मैंने ये भी बताया आपका, कौन जो आपका एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज, एराबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, उसी को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिससे मैकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैकोलिक एसिड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के सेल फॉर्मेशन, इसी को इनहिबिट कर देगा जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ जाता है। ठीक है, फिर मैंने प्रॉपर्टी बताया, फिर इसका यूज बताइए क्या है, यूजेस किसमें होता है। टीबी, टीबी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस में it is used in the treatment of pulmonary tuberculosis, tuberculosis। ठीक है, कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग्स में इन्फेक्शन, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती हैं वो लंग्स में इन्फेक्ट करेंगे। टीबी, बोन में, हड्डियों में भी टीबी हो जाता है, ब्रेन में भी टीबी हो जाता है, जहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। लंग्स में अगर इन्फेक्शन करेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नहीं आएगा आपको, खांसी आएगी, दिक्कत होगी, ये क्या होता है आपके पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में एथेनब्यूटॉल को हम देते हैं। ठीक है, तो इसका ये यूज हो गया। फिर इसका ब्रांड नेम, 5-6 ब्रांड नेम है, याद कर लीजिएगा, इजी है। सबसे पहले होता है आपका टाइबुटोला, एथेम्ब्यूटॉल, एथेम्बॉल, एथेम्बॉल, एटम्बॉल, एटम एटम्बॉल, एटम्बॉल। तीसरा माई एटम्बूटॉल, सुरॉल, सुरॉल के नाम से भी आता है, सुरॉल। टीबुटुराल, टीबिटॉल, तीसरा होता है टीबुटॉल, टीबिटॉल। ये सारे इसके ब्रांड नेम है, टीबुटॉल, टीबुटॉल, इटेम्बुटॉल, मायम्बुटॉल, मायम्बुटॉल। ये 4 इसके ब्रांड नेम है, रख लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं, इटेम्बुओल, सुरॉल, टिबुटॉल और मायम्बुटॉल, मायम्बुटॉल, ये इसके ब्रांड नेम हो गए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पैराजिनामाइड, पैराजिनामाइड। तो दो तो पहले ही बता दिया था, कौन कौन सा पढ़ाया था मैंने, रिफेंसिन और आइसोजिनामाइड। अब दूसरा आ गया एथेम्ब्यूटॉल,
अब आपको चौथा जो इसका ड्रग है फर्स्ट लाइन में, पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड, इसका स्ट्रक्चर तो बहुत हो जाए, एमाइड ग्रुप। पैराजिनामाइड, पैराजिनामाइड बेंजीनिंग में एक नाइट्रोजन यहाँ दिखाओ, एक नाइट्रोजन यहाँ दिखाओ, ठीक है, और इसके साथ C+O के साथ NH2 लगा दो। ठीक है, आपका ये स्ट्रक्चर हो गया पैराजिनामाइड। तो चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाओ, जो नाइट्रोजन, ठीक है, और CONH, इस तरह भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो जो इजी लगेगा वो स्ट्रक्चर बनाए। ये किसका नाम है? पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड, ये भी क्या आपके होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। ठीक है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी उसकी क्या होगी? हाई होगी, और टॉक्सिसिटी इसमें कम होती है। जब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जब कोई व्यक्ति इस दवा को बार बार लेता है और दवा असर नहीं, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल फीवर हो रहा है, दे रहा है 500 mg दे रहा है पैरासीटामोल, कलपाल ले लिए, कलपाल 650। जब एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उसके रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब 500 mg कोई असर करेगा नहीं, तब 650 mg देते हैं। तो ऐसे क्या है कि जब हम ये ड्रग देते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी वो बॉडी रेजिस्टेंस कर जाती है, उस बॉडी पे ये दवा असर नहीं करता, तब सेकेंड लाइन का ड्रग देते हैं। सेकेंड लाइन के ड्रग में क्या है कि उसकी जो वो क्या एंटी ट्यूबुलर, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर क्लोरोकुलर एंजाइम क्या होता है, उसमें लो होता है, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? हाई। ठीक है, तो पैराजिनामाइड जो होता है फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रिलेटिव होता है निकोटिनामाइड का। निकोटिनामाइड का भी स्ट्रक्चर इसी तरह होता है कि इसके रिलेटिव होता है। दूसरा क्या होता है, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। प्रॉपर्टी भी देख लीजिए साथ के साथ। प्रॉपर्टी में क्या है? पहला कि रिलेटिव होता है, किसके रिलेटिव होता है? निकोटिनामाइड। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, ये ड्रग होता है पैराजिनामाइड। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? निकोटिनामाइड, इसका रिलेटिव ड्रग हो गया। दूसरा कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ कि जिसकी प्रॉपर्टी है, पहले की रिलेटिव निकोटिनामाइड के रिलेटिव ऑफ निकोटिनामाइड होता है। दूसरा की स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होगा अगर पीएच इसका न्यूट्रल होगा, मतलब 7 पीएच पे क्या होगा? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसका पीएच घटाते हैं, एसिडिक फॉर्म में लाते हैं, तो क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है ट्यूबरकुलाई वेसिलाई को। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब एसिडिटी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा, ध्यान रखना कि जब ये क्या होता है, इट इज inactive form in neutral pH, but 5.5, मतलब जैसे एसिडिक होगा pH इनहिबिट माइकोबैक्टीरियम वेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलराई, मतलब इनहिबिट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलराई, मतलब कि इनहिबिट कर देता है आपके जो
ट्यूबरलाई बेसिलाई है, इनविट द इट इनविट ट्यूबर बेसिलाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो आपके ट्यूबरली बेसिलाई होता है, बैक्टीरिया होती है, उसको क्या कर देता है ये, जैसे इसकी पीएच ट्यूबरली बैक्टीरिया बेसिलाई जो होती है, बैक्टीरिया का जो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, तो उसको इनविट कब करेगा, जब इसका कंसंट्रेशन 5.5 होगा, मतलब इसका पीएच जब क्या होगा 5.5 हो, मतलब एसिडिक मीडियम में होगा, तो ये क्या करेगा, उसको इनविट कर देगा। और जब इसका पीएच न्यूट्रल होगा तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये पैराजिनामाइड का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, फिर आप इस पे आते हैं कि इसकी क्या कहते हैं यूजेस। इसका ये तो यूजेस आपको पता ही है, ये भी क्या होता है कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, और इसको किसके साथ देते हैं, रिफेम्पसिन और आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको पता है तो यूज में लिख सकते हो। It is given the combination of किसके साथ देंगे, आइसोनियाजाइड एंड रिफेम्पसिन, और किसके साथ देंगे, रिफेम्पसिन और आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में हम रिफेम्पिन या रिफेम्पसिन जो भी अलग रिफेम्पिन और या आइसोनियाजाइड के साथ इसको कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। ठीक है, नॉर्मल डोज जो होता है 40 से 50 mg पर केजी, मतलब कि थ्राइस वीकली, मतलब इसका नॉर्मल डोज जो होता है, कितना है, 40 से 50 mg पर केजी थ्राइस इन वीक। ठीक है, फिर ये इसका हो गया वीकली या वीक जो भी लिख सकते हो। तो ये पैराजिनामाइड हो गया। तो पैराजिनामाइड क्या है, पैराजिनामाइड जो होता है आपका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। इसको हम जो क्या नाम है, न्यूट्रल पीएच में ये क्या इनएक्टिव फॉर्म है, जैसे इसका पीएच 5.5 होता है तो ये इनविट कर देता है आपके जो बेसिलाई क्या कहते हैं जो आपके ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के जो बैक्टीरिया होती है उसको क्या करता है, ये इनविट कर देता है। तो ये क्या बताइए, इसका ये रिएक्शन भी एक तरह से समझ लो। फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो बताया है कि जो ये होता है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। फिर क्या बताया है कि ये जो क्या कहते हैं रिलेटिव होता है किसके, निकोटामाइड का। फिर इसका यूज जो बताया कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, इसको हम किसके साथ देते हैं, आपका आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं, रिफेम्पसिन के साथ देते हैं। आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर मैंने बताया दिया है, आपका पिपरीडीन वाली रिंग है और उसके साथ COCH ग्रुप जोड़ दिया है। पिपरीडीन वाली रिंग में क्या होता है, बस NH2 होता है, और पिपरीडीन वाली मतलब कि दो नाइट्रोजन ग्रुप है बेंजीन रिंग में और उसके साथ CONH2 ग्रुप है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं पैराजिनामाइड का स्ट्रक्चर बता। एमाइड पैराजिनामाइड मतलब कि एमाइड ग्रुप है और इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के CO ग्रुप के साथ आप क्या जोड़ो, एमाइड ग्रुप जोड़ो बेंजीन रिंग में पिपरीडीन वाली रिंग है। ये आपका पैराजिनामाइड हो गया। फिर इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं। ब्रांड नेम कुछ आपके सिलेबस में याद कर लेना, जिसका ब्रांड नेम लिखवा रही है एग्जाम में केवल ब्रांड नेम भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो मैंने आप लोग को चौथा ये चैप्टर का है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसके पहले मैंने 3 पढ़ाया था। एंटीसेप्टिक पहला चैप्टर में था, डिसइंफेक्टेंट, दूसरा आपका सल्फोनामाइड था, तीसरा आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग था, और चौथा आपका ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको। सबसे पहले इसका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है, इसके क्या नाम है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो सारे ड्रग आते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपका आइसोनियाजाइड हो गया था, एथेम्ब्यूटॉल हो गया था, हाँ, और तीसरा आपका क्या कहते हैं रिफेम्पिन हो गया था, चौथा आपका पैराजिनामाइड हो गया। अब लास्ट ड्रग है जो आपका स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन आपको पता है एंटीबायोटिक होता है, वो भी देख लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 4 ड्रग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइसोनियाजाइड है, और आपका पैराजिनामाइड और रिफेम्पिन है, और ये भी देख ही लेना आप लोग, एथेम्ब्यूटॉल वगैरह भी। लेकिन अब आपका पांचवा जो फर्स्ट लाइन में लास्ट है एंटीबायोटिक जो है स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो स्टेप्टोमाइसिन क्या है, आपका एंटीबायोटिक है, ये भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मेन 4 का कॉम्बिनेशन आता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होता है डॉट डॉट के नाम से आता है, डॉट टीबी के मरीज को दिया जाता है। इसका भी कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। जिसका जितना अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, जितना ज़्यादा इफेक्ट बैक्टीरिया, स्टार्टिंग में जो होता है 3 महीने लगातार कंटिन्यू देते हैं इसके कॉम्बिनेशन को, पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, आपका ये क्या कहते हैं आइसोनियाजाइड, और आपका क्या कहते हैं रिफेम्पिन। तो ये चारों का होता है। इसका स्टेप्टोमाइसिन भी आता है। स्टेप्टोमाइसिन जो होता है क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। ये पार्ट ऑफ, पहला पॉइंट है इसमें, ये पार्ट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड। स्ट्रक्चर इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ा है। ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो स्ट्रक्चर आप लोग याद कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसका जरूरत मैं समझी नहीं, इसलिए नहीं बनाई। जो इम्पोर्टेंट था, जिसका स्ट्रक्चर पढ़ना था मेन, उसको मैंने आपको बता दिया। तो स्टेप्टोमाइसिन जो होता है आपका एक पार्ट होता है अमीनोग्लाइकोसाइड का। फिर क्या कहता है, ये क्लिनिकली जो होता है यूज किया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में इसको यूज किया जाता है। फिर आपका वो क्या कहते हैं, ये 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 जो होता है, लेकिन ये जो स्टेप्टोमाइसिन होता है, मैंने बताया था कि 4 मेन वही हैं। ये लेस इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है। केवल आप स्टेप्टोमाइसिन दोगे और आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन और ये क्या कहते हैं इथेम्ब्यूटॉल नहीं दोगे, तो उतना असर नहीं करेगा। टीबी के मरीज को बस स्टेप्टोमाइसिन दो, तो ये लेस इफेक्टिव होता है। रिफेम्पिन और आपके इससे आइसोनियाजाइड से ये लेस इफेक्टिव होता है। फिर मैंने आपको बताया था जो, क्योंकि ये एक्ट किससे करेगा, बस एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई, मतलब ये पुअर पेनिट्रेशन पावर होता है सेल में, मतलब इस सेल के अंदर पेनिट्रेट हो ही नहीं पाता है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई, मतलब सेल के बाहर जो बेसिलाई का अटैक होगा उसको ये क्या करेगा, ये किल करेगा।
तो ये एक तो चाहो तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इट एक्ट ऑन ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई, ठीक है, ठीक है। इट इज पुअर पेनिट्रेशन पावर इन सेल। मतलब सेल के अंदर ये इजीली अंदर जाएगा ही नहीं, जब सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो इफेक्ट क्या है, मतलब इंट्रासेलुलर पे ही इफेक्ट करता ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिलाई जो होगी उन्हीं पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये आइसोनियाजाइड और रिफेम्सिन या आपका पैराजिनामाइड के कंपेयर ये एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी लेस करता है। ये ट्रिपल बी को भी क्रॉस नहीं करेगा, ब्लड बैंक बैरियर को भी नहीं क्रॉस करेगा, और ये क्या कहते हैं, ये आपका इसका ये होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रॉपर्टी की तरह जान लीजिए। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। क्या कह रही है देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इरिवर्सिबली क्या करता है, इनविट करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इरिवर्सिबली क्या करेगा, इनविट कर देगा प्रोटीन से, इनविट प्रोटीन सिंथेसिस। आपको तब बैक्टीरिया में क्या बस आरएनए पाया जाता है, तो क्या करेगा ये आरएनए का काम क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, इरिवर्सिबली क्या करेगा, ये इनविट कर देगा। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, जो आपको पता है कि जो आरएनए में जो आरएनए की जो सब यूनिट होती है 80 ईयर्स और 50 ईयर्स और 30 ईयर्स के मिलकर बनी होती है। तो ये क्या करेगा, जो आपकी 30 ईयर्स वाला सब यूनिट होता है तो उसी को क्या करेगा, ये उसी पे जाके वो अटैक कर देगा, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है, तो चाहो तो ये भी लिखते हो, मतलब ये एक्ट करता है बैक्टीरियोसाइडल की तरह। मतलब बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये एक्ट करता है, बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये एक्ट करेगा। मतलब कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट ये क्या करेगा, किल कर देगा। जब प्रोटीन की सिंथेसिस मिलेगी नहीं तो बैक्टीरिया के क्या करेगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं तो क्या होगा, आपका बैक्टीरिया का कि जो वो की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरियोसाइडल की तरह एक्ट करता है। क्या कहते हैं, इनसाइड द सेल अमीनोग्लाइसिन बाइंड टू द स्पेसिफिक सब यूनिट। ये क्या कह रहा है कि ये क्या करेगा, सेल के अंदर जाके क्या करेगा, आपके ठीक है, जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो 30 का जो आपका वो क्या कहते हैं सब यूनिट होता है आरएनए का, उसी पे क्या करेगा, ये प्रोटीन को उसी पे क्या करे, उसी को इनविट कर देता है, जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या हो गया, आपके वो क्या कहते हैं मोड ऑफ एक्शन हो गया। फिर क्या आपका वो इसका फिर आपका ये आता है कि मतलब कि इसका यूज क्या है। ये भी इसका यूज क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है इसका यूज होता है
पल्मोनरी किस में हो रहा है यूज? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या कहते हैं, इसको भी स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो इसको भी हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हम देते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो लेस इफेक्टिव करता है, मतलब ये भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है लेकिन लेस इफेक्टिव रोल करता है कंपेयर टू पैराजिनामाइड और आपके आइसोनियाजाइड और पैराजिनामाइड के कंपेयर में, रिफेम्पसिन के कंपेयर में ये लेस इफेक्टिव होता है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटीज में। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके ट्यूबर वेसिलाइज होते हैं उसी पे इफेक्ट करता है। ये क्या होता है कि आपके अमीनोग्लाइकोसाइड का एक पार्ट होता है, एंटीबायोटिक का पार्ट होता है, और ये जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये एक्ट कैसे करता है, जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को ही इन्वेट कर देगा, जो इसका मैकेनिज्म है। ये कैसे एक्ट करेगा, जो आपके जो बैक्टीरिया का सेल वो आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम जो होता है किस किस यूनिट से मिलकर बना होता है, 50 और 30S। ये 30S का जो सब यूनिट होता है उस पे क्या करेगा, जाके बाइंड हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और बैक्टीरियोसाइडल की तरह एक्ट करेगा, मतलब बैक्टीरिया क्या होता है उसकी डेथ हो जाएगी सुसाइड की तरफ। तो ठीक है, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। तो आज मैंने आपको फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने दो पहले बता दिया था, रिफेम्पसिन और आपका आइसोनियाजाइड। दो ड्रग आज मैंने एथेम्ब्यूटाल 3 बताया, एथेम्ब्यूटाल, दूसरा मैंने बताया आपका क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका पैराजिनामाइड। ये इसके क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग हो गए। सेकेंड लाइन ड्रग में आपको दो चीज पढ़ना है। कौन कौन सा? सेकेंड लाइन ड्रग सबसे पहले जानिए, जब फर्स्ट लाइन ड्रग काम करना क्या होता है, बंद हो जाता है, तो हम सेकेंड लाइन देते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में आपको कौन कौन सा पढ़ना है? पास आ गया मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो होता है वो सेकेंड लाइन ड्रग में आता है आपका। दूसरा आपका होता है एथियोनामाइड। एथियोनामाइड जो होता है वो भी सेकेंड लाइन ड्रग आता है। सेकेंड लाइन ड्रग का प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, जो सेकेंड लाइन के ड्रग होते हैं उनका क्या होगा, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, और उसकी टॉक्सिसिटी हाई होती है। इसी में हमको पहला ड्रग जो पढ़ना है एथेनामाइड। एथियोनामाइड में क्या पढ़ना है आपको? एथियोनामाइड, ठीक है। एथियोनामाइड में क्या आपका, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। एथियोनामाइड मतलब कि इसमें भी क्या होगा, एक एमाइड मतलब NH2 ग्रुप होगा और उसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ होगा। तो चाहो तो स्ट्रक्चर एक बार देख लो। बेंजीन रिंग, पिरिडीन वाली रिंग होगी NH, और इसके साथ क्या होगा, एक सल्फर ग्रुप जुड़ा होगा और एक NH2 ग्रुप। तो चाहो तो ऐसे बना लो, एक सल्फर ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, और आपका इसके साथ क्या जुड़ा होगा, एक मेथाइल आपका CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, एथेनामाइड का। ठीक है, तो एथेनामाइड का स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि आपका सबसे पहले क्या है, एक पिरिडीन वाली रिंग है, पिरिडीन वाली के साथ आपका एक एमाइड ग्रुप जुड़ा है, एक सल्फर वाला ग्रुप जुड़ा है, एक मेथाइल ग्रुप CH2CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपका, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी कि जो सेकेंड लाइन का ड्रग है, स्ट्रक्चर में बस बता दी हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि हाँ जो एथेनामाइड है आपका, एथेनामाइड है वो सेकेंड लाइन का ड्रग है और इसका यूज कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर